सो लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा स्टडी किया. What is electromagnetic spectrum? The process of splitting of white light into different range of wavelength and frequencies, which is known as electromagnetic spectrum. तो और इस स्पेक्ट्रम को याद करने की हमने पूरी ट्रिक भी देखी. यस और नो? जिसमें फर्स्ट आपने डिवाइड किया था हमारा रोनाल्ड, यानी दैट इज आर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज. अब ये सी है, दैट इज, तो उसको पूरी ट्रिक को अगर मैं समझ, दैट इज सी फॉर कॉस्मिक रेज. तो आप उसमें ऐड कर सकते हो अपनी ट्रिक को. देखो उसका अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँ ट्रिक का, रोनाल्ड मैकडोनल्ड इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एंड एक्सीलेंट गम को. देखो अब गम दो तरह के होते हैं जीवन में, एक चिपकाने वाला और एक लोगों को दिखाने वाला है ना. तो कौन सा गम है वो आप समझ लीजिएगा. गम को ये जो ऑर्डर दिया था, ये जो मेरा ऑर्डर है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का. इट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. अब इन सब की रेंज आपको टेक्स्ट बुक में दी है ना, आपने देखी भी है, सारी रेंज आपने बनाई होगी कि इन सब की रेंज. जैसे फॉर एग्जांपल विजिबल की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर है ना, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में बिलोंग करती है. अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो नैनोमीटर की रेंज में बात कर रहा हूँ. इसे एंगस्ट्रॉम में भी बताया जा सकता है, मीटर में बताया जा सकता है. हम अलग अलग यूनिट्स को वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का एक रेंज हुआ कि 400 नैनोमीटर से यहाँ से यहाँ. अब जो विजिबल है मुझ में, हमें जो दिखता है मुझ में, वो विजिबल, उसमें भी अलग अलग लाइट्स हैं मुझ में, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, और वो मिलाकर उन सब को मिला दें तो वाइट लाइट बनती है उनमें. तो सन से आने वाली जो लाइट है, सन रेडिएशंस हैं, उनमें ये सारी भी होती है, बट हमारी आईज सिर्फ विजिबल रेंज को ही डिटेक्ट कर सकती है. स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्सन, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम विद फिगर, ऑल थिंग इज क्लियर. आज हम स्पेक्ट्रम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. मैं पहले क्वेश्चंस को डिक्टेट करा रहा हूँ, उसको लिखोगे मुझ में, फिर हम उनका एक एक करके एक्सप्लेनेशन और उनका आंसर देखते जाएंगे मुझ में. सो मेरे साथ लिखते जाना मुझ में. पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हेडिंग डालिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. इतना समझ में आ गया ना कि जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था उसमें आपको सिर्फ गम को, यानी सी कॉलम ऐड कर देना, अलग से वापस टेबल नहीं बनाना है. कॉस्मिक रेज मुझ में. अभी इन सब रेज का यूजेस क्या है, ये कहाँ काम आती है, वो आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि एक पूरा टॉपिक ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. 12th में फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पूरा डिटेल हम जो भी पढ़ रहे हैं मुझ में. अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना अभी मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ वो सारी टर्म्स जिससे बोहर का मॉडल पढ़ना ईजी हो जाए, बोहर्स के मॉडल का फाउंडेशन रेडी करें. इट इज़ अ टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो वहाँ हमें इशू नहीं आना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, रेनबो इज अ विच टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. रेनबो इज अ विच टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. रेनबो इज विच टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. सेकेंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम. किसके बीच में डिफरेंस चाहिए? लाइन इमिशन, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, ये दो जो मेरे सेकंड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, अभी समझो थर्ड क्वेश्चन में
अ वाइट सोर्स ऑफ लाइट, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है WSL, आप नहीं लिखेंगे, आप वाइट सोर्स ऑफ लाइट लिखेंगे। उनमें लिखो क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू बिलो मेंशन्ड फिगर, out of the two below mentioned figure, which is correct according to the law of spectrum, which is correct, give proper reason for this also, give proper reason for this also। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये दो फिगर बना लो। थोड़ा फटाफट बनाओगे, दो क्वेश्चन लिखने के बाद ये नेक्स्ट लिखोगे। ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, ये वाला फिगर पहले बनाओ, इसके नीचे ये फिगर बनाओ। इन दो फिगर में से करेक्ट फिगर आइडेंटिफाई करना है। फटाफट पेन से बना लो। ये क्या है? ये स्लीट है। ये जो आ रही है वाइट बीम ऑफ लाइट है। स्लीट का मतलब होता है कि टॉर्च जो होता है ना, उसकी लाइट कैसी फैलती है। हमें क्या करना है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना है कि एक ही बोलिए में कि अगर आप टॉर्च के आसपास अगर जैसे दो ब्लैक बैकग्राउंड लगा दोगे तो इस पतले से छेद में से ही जाएगी लाइट, तो वो एक बीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बीम। ऐसा तो एक पर्टिकुलर बीम ही प्रिज्म पे इंसर्ट होना चाहिए। और ये तो बताइए कि जो मैंने बनाया दिस इज़ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया है मैंने उसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिस्ट आउट द एलिमेंट्स, लिस्ट आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिस्ट आउट द एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिंग। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, वो कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी डिस्कवरी इससे हुई है। ठीक है, वो एलिमेंट्स हमें डिस्कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा लिख सकते हैं ना कि किस इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको डिस्कवर किया है, तो कैसे किया है और वो कौन कौन से एलिमेंट्स है उसकी नेम की लिस्ट बनानी है। सिंपल। Find out the frequency, find out the frequency and wave number of electromagnetic wave having wavelength 3000 angstrom। तो क्वेश्चन में जो आपको वेवलेंथ दी गई है लैम्बडा इक्वल टू, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी आप सोचोगे कि इतना इजी क्वेश्चन यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी न्यूमेरिकल टिप बताना है कि सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है ना। कई बार स्टूडेंट्स क्या जल्दबाजी में इसमें गड़बड़ कर जाता है, वो देखना है। आपको लैम्बडा दिया हुआ है, न्यू निकालना है और न्यू बार निकालना है। फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस है ना कौन सा है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वेश्चन था कि रेनबो कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूँ उनमें तो रेनबो, अभी देखो हमने इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा। इमिशन में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट, द केमिकल सैंपल इन देयर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि वो हीटेड हो, यानी अपनी ग्राउंड। तो कोई भी जब हीटेड सैंपल होता है तो वो हीट रेडिएशन निकालता है ना।
वही रेडिएशंस को जब प्रिज्म पे इंसिडेंट किया जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बनती है, रेंज बनती है। सन से आने वाली लाइट जो है उनमें, सन से आने वाली लाइट जब क्लाउड से टकराती है, जब रेनी सीजन के दौरान वो में क्लाउड्स पे, या तो हमने कहा था, देखो उसको हमने डिस्पर्जन का नाम दिया था, बट उसे अगर स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में डालना है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, यानी नेचुरल जो स्पेक्ट्रम है रेनबो का वो किस से बिलोंग करेगा, कब उसे कंटिन्यूस और लाइन में फ़र्क क्या है वो जिसमें। इसलिए ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ध्यान से देखेंगे, कलरफुल चौक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बट आप इसको समझिएगा। रेनबो एक इमिशन स्पेक्ट्रम है, बट उसमें जितने भी कलर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वॉयलेट है, दिस इज वॉयलेट। अब अगर यहाँ रेड शुरू हो रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, या इंडिगो है तो इंडिगो इसी के बीच में से शुरू हो गया, ये लाइंस बना रहा हूँ, ये वॉयलेट के अंदर ही, मतलब वॉयलेट और इंडिगो एक दूसरे में मर्ज है। फिर जो ब्लू आ रहा है वो इंडिगो मिक्स, ग्रीन, अब ग्रीन जो आ रहा है वो भी इसमें मर्ज है। देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कलर्स। आप ये नहीं कह सकते कि देखो यहाँ वॉयलेट खत्म हो रहा है और यहाँ से इंडिगो शुरू हो रहा है, अभी वॉयलेट खत्म हुआ ही नहीं और इंडिगो शुरू हो गया उनमें, और इंडिगो के नीचे वॉयलेट भी चल रहा है उनमें। सो एक के बाद एक कंटिन्यूस है ये जो सारी वेवलेंथ्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैप्ड है। अ सच टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम। और रेनबो में जब आपको रेनबो दिखता है तो उसमें सारे कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज दिखते हैं। सो रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस इमिशन। बट अगर आप कोई सी भी वाइट लाइट लोगे उनमें, वाइट लाइट उनमें, और वाइट लाइट को प्रिज्म पे डालोगे उनमें, यानी यहाँ पर, तो when a white light is directly incident on a prism and obtained on photographic plate, then it will give continuous spectrum. फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस। वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, सोर्स ऑफ लाइट है ना, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो उसका अगर विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये कंटिन्यूस है, मतलब इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसी मिल रही है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट किसी भी सैंपल का लेंगे, व्हेनेवर एक्साइटेड स्टेट सैंपल इज टेकन, आपने एक टेस्ट ट्यूब में एक्साइटेड स्टेट सैंपल लिया और उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसे जब प्रिज्मा पे डालते हैं तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइंस बनाती है और वो बहुत डिस्टेंस पे होती है, मतलब आपको क्लियर दिखती है कि दिस इज वन लाइन, दिस इज टू लाइन। वो लाइंस आपस में मर्ज नहीं होती, ओवरलैप नहीं होती। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। सो द रेनबो फॉर्म्स कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन इमिशन। अभी लिखना कुछ नहीं है जब तक कि प्रॉपर्ली, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिख रहा है कि डिफरेंस में आपको सीधे फिगर बनाना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। मुझे में वर्ड में क्या लिखना है, इन अ कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन दी टू रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। दो रेंज ऑफ वेवलेंथ के बीच कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, देयर इज नो। बट इन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम किसका बनेगा, किसी भी केमिकली हीटेड सैंपल या उसके एटॉमिक। अब इसे कई बार एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी नाम देते हैं बिकॉज इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, और ये यूनिक होता है। इट इज अपीयर जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। हर एलिमेंट्स का ये एक यूनिक होता है, हर एलिमेंट्स का एक्साइटेड स्टेट का जो सैंपल का जो होता है वो एक उसका यूनिक नेचर है। बट जो नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है उनमें, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट आएगा वाइट सोर्स ऑफ लाइट। अभी हमको ऐसा भी विबग्योर दिख रहा है, ऐसा भी विबग्योर दिख रहा है। हमें इतना पता है दैट ऑल वी नो दैट व्हेनेवर व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म देन इट डिफरेंशिएट, इट स्प्रेड, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। अब विबग्योर को ऐसा लिखो ऐसा लिखो, सर बात तो एक ही है, पूरा स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा।
अभी देखिए ये है बैंडिंग का पैटर्न, यानी इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको देखना है। समझ में कौन सा करेक्ट हो सकता है? ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है? तो सेकेंड फिगर इज करेक्ट। अब ये क्यों? ये जो मैंने रेंज अभी बताई थी कि 400 से 700 नैनोमीटर, तो अभी यहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। V के ऊपर 4 होते हैं, 4 इंसिडेंट। इसको देखो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मतलब विबग्योर में जब ऐसा बढ़ते हैं तो रेड। और ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, जब लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि जितने भी स्क्वायर होते हैं उन पर सिग्नल्स रेड कलर का ही क्यों होता है? द डेंजर का सिग्नल रेड का ही क्यों होता है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। द रेड कलर कैन बी सीन बाय फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, देखो इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनेगी तो वो लार्ज डिस्टेंस तक भी अपीयर हो जाएगा और फास्ट पहुँचेगा। क्रेस्ट एंड ट्रफ बड़े हो गए ना, वेवलेंथ बड़ी मतलब उसका बड़ा अपीयरेंस आने लगा। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ वो उतना कम बैंड होता है। जब यहाँ इंसिडेंट हुआ देखो वायलेट पूरा नीचे चला गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा बैंड हो गया। एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर ग्लास में या वाटर में चले जाए तो ये हमने पढ़ा था ना, मैंने बताया था रिफ्रैक्शन। मुझे में एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको मैं इस क्लासरूम में हवा में दौड़ने को बोलूँ तो आप बहुत इजीली दौड़ लोगे, बट अगर इस पूरे क्लासरूम में वाटर भर दूँ और कहूँ कि अब आप रन करो तो आपको बहुत इजीली नहीं, बहुत टाइम भी बहुत लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड बहुत कम होगी। द मीडियम इज़ डेंसर, सो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ वेरी लेस। और फिर वो ऐसा रास्ता सिलेक्ट करती है जिससे इजीली बाहर निकल जाए। बेंडिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ रीज़न आ रहा है कि ये आंसर यही करेक्ट क्यों है। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम बेंडिंग। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इसमें रेड लाइट को देखा जाए, देखो अभी ये ऐसा आ रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऐसा आ रहा हूँ मुझ में, और एक इंसान ऐसा हो गया और वहीं ऐसा चल रहा था और एक इंसान ऐसा हो गया, मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बैंड हो गया उनमें। वॉयलेट की वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उनमें। सो बेंडिंग ऑफ लाइट उनमें थ्रू अ प्रिज्म इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये मैं इसका जो आंसर है वो यहाँ लिख रहा हूँ, रीज़न। बेंडिंग ऑफ लाइट inversely proportional to wavelength lambda. That's why the second figure is correct and first figure is incorrect. ये so rainbow किस टाइप का स्पेक्ट्रम है? It is a continuous emission. Difference between line and continuous is clear. Line emission में एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप नहीं होगी. A clear distinct lines appear on photographic plate. While in continuous spectrum the 2 or 3 wavelengths overlap with each other. ये यहाँ पर भी जो आपको मिलेगा वाइट लाइट का, जो डायरेक्ट कोई सी भी वाइट लाइट लो, आप कोई से भी टॉर्च की लाइट को प्रिज्मा पे डालो और फोटोग्राफिक प्लेट पे लो, आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही मिलेगा आपको। लेकिन किसी केमिकल सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का है ना एक्साइटेड स्टेट में अगर आप स्पेक्ट्रम लोगे तो वो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। एंड एवरी केमिकल सब्सटेंस हैज़ इट्स यूनिक एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज अ फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट की तरह काम आता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। अब हमने जैसे बोला कि ये फिंगरप्रिंट की तरह काम होता है, तो अगर आपको कोई भी सैंपल मिलते जाएँ, मान लीजिए मैं एक अननोन केमिकल सैंपल आपके पास लाऊँ और पता करूँ कि ये क्या है, तो अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए उन सब का लाइन स्पेक्ट्रम का डेटा उनमें हर कंट्री के लेबोरेटरीज में रखा हुआ होता है उनमें। जैसे लंदन में बहुत फेमस है ना रॉयल लेबोरेटरी, तो रॉयल केमिस्ट्री जो रॉयल लेबोरेटरी ऑफ लंदन है, वहाँ पूरा डेटा रखा हुआ है।
इवन हर फंक्शनल ग्रुप का भी, केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हर फंक्शनल ग्रुप का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, उनकी भी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, पूरा डेटा अवेलेबल है। बट जब आपको कोई अगर एक नया डेटा मिल रहा है, आपने कोई केमिकल सैंपल लिया और आपको एक नई रेंज की वेवलेंथ मिल रही है, तो इतना तो आइडिया आ जाएगा ना कि इट इज़ अ समथिंग न्यू सब्सटेंस, ये कोई ना कोई क्या है, न्यू एलिमेंट्स हैं। और आज हमारे पास इतनी टेक्निक्स हैं, मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिनसे हम उस वेवलेंथ के बेस पे हम उस एलिमेंट्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट क्या होगा उनमें जो इस रेंज की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। तो इस तरह से कई एलिमेंट्स को डिस्कवर किया उनमें स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से, उनमें जिनमें रुबिडियम, सीजियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम एंड स्कैंडियम, ये तो हैं ही, बट साथ में हीलियम भी। लेकिन हीलियम अर्थ पे नहीं होती, हीलियम कहाँ है, सन में। अब सन से, अब हीलियम सन में, ये हमें कैसे पता चला, कोई सन पर तो जा ही नहीं सकता, सन के आसपास भी नहीं बैठा सकता। आज साइंटिस्टों को पता है ना कि सन में हाइड्रोजन और हीलियम दो ही गैस हैं, तो वो कैसे जानते हैं इस बात को। सोलर एक्लिप्स के दौरान उनमें, जब सोलर एक्लिप्स होता है उनमें, सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सन से जो आने वाली रेडिएशन थी उनमें, उन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाया गया और उस दौरान उन्हें बहुत ही डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ, सामान्य दिनों में सन की लाइट का जो स्पेक्ट्रम आता है और सोलर एक्लिप्स पे जो आया वो बिल्कुल डिफरेंट था। और उस लाइंस को उन्होंने नाम दिया था फ्रॉनहोफर लाइन। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यू विल स्टडी अबाउट द फ्रॉनहोफर लाइन इन वेव ऑप्टिक्स चैप्टर ऑफ द 12th फिजिक्स। उनमें ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स दे गॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइन्स, फ्रॉनहोफर लाइन। उस लाइन्स की हेल्प से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सन में हीलियम अवेलेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। सो हीलियम की जो डिस्कवरी हुई वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हुई, यानी स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। तो दिस आर द एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। ये डेटा दिया है उनमें, आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं कि इनमें से वो कौन सा है, जैसे 4 एलिमेंट आपके सामने दे दिए, बताएंगे कौन सा एलिमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिस्कवर हुआ है। और सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें ना, तो यू कैन रिमेंबर दिस टाइप ऑफ डेटा। तो ये हमें डेटा यहाँ पर याद होना चाहिए। क्लियर है। सो ये वो एलिमेंट्स की लिस्ट हुए आपको। अब नेक्स्ट जो आता है उनमें वो हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत इजी है ना, उसमें कुछ भी नहीं सर, इतना इजी न्यूमेरिकल। बट जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं या एक्सरसाइज करने वाले हैं वो कई बार गलती, वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है। जो ये एक न्यूमेरिकल टिप है, आपको वेवलेंथ किसी भी यूनिट में दें, आपको सबसे पहले उसे क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। बस ये इतनी सी टिप के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल दिया है। आपको फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। आप फ्रिक्वेंसी निकालोगे, न्यू इक्वल टू यहाँ पे रख दोगे 3 × 10⁸ 8, बट आपको यहाँ मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू -10, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो मैं यहाँ पे 10⁻⁻10 लगा दूँ, ये 10⁻3 है ही, कैंसिल हो गया तो 10⁻7। सो डायरेक्ट यहाँ पे रख दूँ 3 × 10⁻⁻, 3 से 3 क्या हो गया, ये 7 ऊपर चला गया तो हो गया 10⁻15 है। तो फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, 10⁻15 हर्ट्ज। अब इसे हर्ट्ज कहो या पर सेकेंड, देखो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आई, पर सेकेंड। और ये इस बात से भी प्रूफ हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू 1/t, सो पर सेकेंड, उसी को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज। तो जब भी आपको वेवलेंथ दी और फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला जाए, उसे मेरे किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर। आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर। सो अभी यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। उनमें आराम से इसको पूरा सुनिए, उनमें क्लियर करिए, उनमें
फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इसके बाद जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन बामर पास्टन सीरीज़ हैं उनकी वेवलेंथ्स को कैसे मेज़र किया जाता है, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू दी रिडबर्ग लाइन। तो वो टॉपिक पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज हाइड्रोजन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पूरा पढ़ा। उसका सिर्फ एक फिगर की तरफ से और पे सिर्फ रिवीजन देख रहे हैं, है ना, कि हाइड्रोजन गैस उनमें इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। अब कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो सर विलियम क्रुक्स ने किया था उस दौरान बताया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लो प्रेशर। जितना कम प्रेशर लेंगे उनमें हाइड्रोजन मोलिकुलर गैस है H2 फॉर्म में होती है, वो एटॉमिक फॉर्म में आने लगेंगी। यानी जितने कम प्रेशर करोगे तो क्या होंगे, उसके एटम्स अलग अलग होते जाएंगे और वो सो आपको एक एक एटम अलग अलग मिलाई देगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ लो प्रेशर दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दैट पार्ट। यहाँ से एक बार वापस से देखा इसको। लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे जब हाइड्रोजन गैस को लेते हैं उसमें और फिर उसे प्रिज्मा पे डाला, तो ये हमने कहा था कि लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट इन सब को अलग अलग मुझमें हाइड्रोजन की बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस मिली फोटोग्राफिक प्लेट पे। और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ था कि ये इतने टाइप की अलग अलग लाइंस क्यों आ रही है, क्या बहुत सारे टाइप के हाइड्रोजन होते हैं एटमॉस्फेयर में, जबकि बस क्या किया, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन गैस ली, डिस्चार्ज ट्यूब में डाली, लो प्रेशर लगाया, उसमें हाई वोल्टेज। तो एटमॉस्फेयर में 99.9% इवन वी कैन से दैट जो हाइड्रोजन है वो 1s1 कैटेगरी की, यानी सारी की सारी हाइड्रोजन गैस एक जैसी। और इफ स्पेक्ट्रम एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट देन whenever or whatever the experiment will be performed, all lines should be same. P1 ने परफॉर्म किया, उन्हें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट मिली, इन्हें डिफरेंट वेवलेंथ की, इन्हें डिफरेंट वेवलेंथ की। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा बोहर्स मॉडल से। इवन अभी बोहर मॉडल नहीं आया है, बोहर मॉडल नहीं पढ़ा है उनमें, ये बोहर मॉडल के पहले का डेवलपमेंट है। जो फॉर्मूला मैं आज बता रहा हूँ वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ, कि इन वेवलेंथ्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जब आप कभी रेफरेंस बुक्स में पढ़ोगे या इनके ओरिजिनल डेटा जर्नल्स में पढ़ोगे तो ऐसा लाइमन ने बताया है कि उसको जो जो लाइंस मिली थी उनकी वेवलेंथ ये थी। बामर को जो लाइन मिली उसकी वेवलेंथ दे रखी है, पास्टन की तो वो वेवलेंथ उन्होंने निकाली कैसे। मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका डेरिवेशन बोहर मॉडल पढ़ने के बाद आएगा। राइट, हम यहाँ सिर्फ इनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का जो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर्मूला दिया है वो देख रहे हैं कि उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स, और ये सारी ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है। न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ठीक है। अभी इसके पहले जब हमने एक न्यूमेरिकल किया था, है ना, जिसमें आपको वेवलेंथ दी गई थी 3000 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी निकालना थी और वेव नंबर निकालना था। तो फ्रीक्वेंसी तो आप निकालोगे न्यू इक्वल टू c/λ से, बट वेव नंबर निकालना है तो 1/λ। यहाँ पर भी λ किस में रखोगे, मीटर में, इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। This is the formula which is used to calculate the wavelengths of all lines produced in a series. अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि बामर ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे कितनी लाइन मिली, उनमें कहाँ से शुरू हुई उनमें। तो बामर को जितनी भी लाइंस मिली वो सारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से शुरू हुई थी। अब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, जब बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को पुराने मॉडल के अकॉर्डिंग KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में उसे 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट किया था। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स को हम 1, 2, 3, 4 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। ये उसकी ग्राउंड स्टेट है।
जैसे ही आप हाइड्रोजन को गर्म करते हो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर सेकंड में या थर्ड में जा सकता है या फोर्थ में जा सकता है। ये सब इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है। क्या है ये? एक्साइटेड स्टेट। क्वांटम नंबर की स्टडी हमने की है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर मिलने वाले ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल, सबसेल, इन सब को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया गया है। मतलब यहाँ से जैसे जैसे आप दूर जाते हो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? ऑल द ऑर्बिट्स आर अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है तो लो एनर्जी पे है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ आ गया। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन 2 पे आएगा वो वापस 2 से 1 पे आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक लॉजिक लगाइएगा वो जिसमें फिर समझना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, ये 1 पे है। जब इलेक्ट्रॉन 1 पे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तब मान लीजिए उसके पास 50 जूल की एनर्जी। कितनी है? जूल। ठीक है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। मैंने इसे और 50 जूल की एनर्जी सप्लाई की, और 50 जूल की एनर्जी, तो एनर्जी कितनी हो गई? 100। अभी वो यहाँ पे 100 पे है। मैंने उसे 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की तो 150 वाला यहाँ पे आएगा। इसी को दी, एक बार इसको 50 जूल दी तो वो यहाँ चला गया, एक बार इसको 100 जूल दिया तो वो यहाँ चला गया। होने में जब वो सेकंड पे है, यानी वो 1 से 2 पे गया है, तो जब 2 से 1 पे आएगा तो कितने जूल की एनर्जी लॉस करेगा? 50। जितनी उसने एब्जॉर्ब की उतनी ही करेगा। और जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 100। अब यहाँ से यहाँ आने के 2 तरीके हैं। पहले वो 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे, या फिर 3 से डायरेक्ट 1 पे भी। कुछ समझ में आ रहा है? अभी आपने ही अपने क्वेश्चनों का आंसर दिया है। जब इलेक्ट्रॉन 3 पे चला गया तो एक बार आया 3 से 2 पे, एक बार आया 2 से 1 पे। जब 3 से 2 पे आया तब उसने कुछ एनर्जी की लाइट रिलीज करी, मतलब उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। जब 2 से 1 पे आया तब कुछ और लाइट रिलीज करी, तो कितनी लाइन मिली? 2 लाइन मिली। और एक बार 3 से 1 की, तो टोटल कितनी लाइन मिली? 3 लाइन मिली। अरे हाँ या नहीं? कोई बात समझ में आ रही है? उन्हीं में। जबकि इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आता है तो एक ही टाइप की लाइन मिलेगी ना। मतलब वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया था और वहां से आ रहा है। मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी स्टेट पे है तो 4 से 1 पे आना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। देखो, पहला तो आपका हो गया 4 to 1 खत्म, देन 4 to 3, ठीक है, फिर 3 से 2 और 2 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2 से 1 तो हो गया। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 2 से 1 कंप्लीट हो गया। 4 से 5 कितनी लाइन मिली? यहाँ पे कितनी लाइंस मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट में है और कहाँ से आया। द नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द एक्साइटेड स्टेट्स, वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है। जब लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट इन सब ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो सब ने जो वेवलेंथ देखी उन सब का ग्राउंड स्टेट अलग अलग था। लाइमन ने जिस भी लाइंस की स्टडी करी उन सबको ग्राउंड पर लेकर आया। वो किस पर? मतलब वो कोई से भी एक्साइटेड स्टेट में हो वो कहाँ आना चाहिए? 1 पे। 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। Whenever electron from any excited states come back to the first energy state, first orbit,
देन इट्स वेवलेंथ्स बिलोंग टू लाइमन सीरीज। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट में और वो 7 से 1 पे जा रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी, जो भी वेवलेंथ आएगी वो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी। किससे बिलोंग करेगी? क्योंकि लाइमन ने किसको ग्राउंड माना था? 1 को। बामर ने किसको ग्राउंड माना? 2 को। और ये जो N1 है इस फॉर्मूले में, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है? N1 is ground state of a particular series. Here N1 लिखना कुछ नहीं है भाई अभी, है ना, सिर्फ सुनो आराम से। N1 इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, ग्राउंड स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, ये क्या है उसका ग्राउंड स्टेट। और N2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट। N2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। R क्या है? R इज रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 109677 पर सेंटीमीटर। ये किसमें है? सेंटीमीटर। हम इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में करोगे में कितना हो जाएगा? 1.09677 × 10⁻⁷ ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1.09। ठीक है, 1 2 3 4 5 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 7 आएगा ना कि नहीं? पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की जगह जब मीटर रखोगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2। आया समझ में? तो वो मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा सेंटीमीटर में है, मैं लिख देता हूँ 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कौन सा मीटर? पर मीटर। ठीक है, बोलो भाई। ये R हो गया, ये N1 ही। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। आपको हमेशा R की वैल्यू रखना नहीं है, आपको अलग अलग जैसे क्वेश्चंस हम करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में? ये लाइमन का ग्राउंड स्टेट हुआ, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ये फिगर तो आपके पास ऑलरेडी बना है, आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है। ये फिगर बनाना है। अभी बामर का ग्राउंड स्टेट कहाँ से शुरू? अभी इन्फाइनाइट से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, इन्फाइनाइट से भी ग्राउंड। बामर में क्या करोगे? देखो ग्राउंड का यहाँ है तो 3 से डू, 4 से डू, 5 से डू, ठीक है, 6 से, और इन्फिनिटी से भी 2 पे आ सकते। तो ये सारी वेवलेंथ क्या हुई? बामर। ये सारी लाइंस बामर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, पास्टन में कहाँ आएगा? सब 3 पे आएंगे, मतलब 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3 या इन्फिनिटी से 3, ये सब 3 पे आएंगे। 4 या 5, ये सब लाइमन सीरीज कहलाती है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो बहुत सारी लाइंस मिल रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट्स इज जस्ट ओनली बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी स्टेट। कभी वो 3 से 2 पे आ रहा है, तो कभी वो 2 से 1 पे आ रहा है, कभी 5 से 4 पे आ रहा है, कभी 4 से 5 पे आ रहा है एक ही एलिमेंट, लेकिन उस एलिमेंट की अलग अलग एक्साइटेड स्टेट की रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रही है, इसलिए इतने टाइप की लाइंस मिल रही है। आनंद, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो बोहर ने एक्सप्लेन किया। ऐसा वेव नेचर की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा पार्टिकल नेचर की वजह से हो रहा है। तो कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर पे डिपेंडेंट है ना, कुछ वेव नेचर पे डिपेंडेंट है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच हमारी गाड़ी अभी उलझी, ड्यूल बिहेवियर। अब लाइट शोज ड्यूल बिहेवियर। तो आपको पहले ये फिगर बनाना है, ठीक है। हेडिंग क्या डालना है? हाइड्रोजन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये फिगर बनाने के बाद उनमें ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी समझो, मैंने पहले ये फिगर बनेगा, हेडिंग डालोगे हाइड्रोजन लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये लिखने के बाद ये फिगर, समझ में।
अब चाहो तो ये फिगर बना सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद ये फार्मूला, और इस फार्मूले के ठीक नीचे आएगा ये, है ना। बट अभी मेरा न्यूमेरिकल देखो, पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद ये सब लिखना, वो नहीं मेरा न्यूमेरिकल। अगर मैं ऐसा बोलूँ, इफ वेवलेंथ ऑफ first excited state, if wavelength of first excited state of Balmer series is कुछ ही मान लें 3600 एंगस्ट्रॉम, find out the wavelength of third excited state of Balmer series। वेवलेंथ की, अब इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, जब मैं ऐसा बोलता हूँ फर्स्ट लाइन, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, यानी बामर की जो पहली लाइन है, पहली लाइन कौन सी है, ये वाली 3 से 2, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आता है तो जब जो रेडिएशन निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ उन्होंने दे दी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड मतलब कौन सा, 5 से 2, 5 से कहाँ आ रहा है, जब 5 से 2 पे आ रहा है तब आपको वेवलेंथ निकालना है, मुझे में। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है, मुझे में, है ना, कंफ्यूजन वाला पॉइंट कहाँ है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। जब आपको 5 से 2 पे आ रहा है, मतलब N1 भी दे दिया, N2 भी दे दिया, तो फिर ये ऊपर वाले डेटा का काम क्या है, इजी में शॉर्ट में करने, शॉर्ट में, मतलब हमें अगर आप यहाँ डायरेक्ट 2 रख दोगे, यहाँ 5 रख दोगे, तो R की वैल्यू भी रखना पड़ेगी, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा, समझ में। तो उस कैलकुलेशन को इजी कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए डेटा डालते हैं। यहाँ वेवलेंथ 1/λ, मैं न्यू बार के साथ चलाता हूँ, न्यू बार इक्वल टू 1/λ R ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ऐसा क्यों रख रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट लाइन, बामर की फर्स्ट लाइन 3 से 2 पे बनती है, फर्स्ट लाइन किससे बनती है, 3 से 2 पे। चलो कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी, R की वैल्यू पुट नहीं करना है मुझे, आंसर R के फॉर्म में चाहिए, 1/4 माइनस 1/9, फास्ट आंसर दो, कितना आ रहा है, 5/36 आ जाएगा, R के फॉर्म में 5R/36 हो गया। अभी इसी को आप करो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मीनिंग समझना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3 नहीं रख देना है, थर्ड लाइन, बामर की थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 5 से 2, फास्ट R के फॉर्म में 21R/100 R के फॉर्म में मिल गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अभी आप देखो यहाँ पे आपके पास लेमड़ा की वैल्यू है, कितना है, 3600 एंगस्ट्रॉम, यहाँ 3600 है, क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, या तो यहाँ पर R को सब्जेक्ट बना दो और वापस भी उतार ले तो आप R सब्जेक्ट बना के पुट कर सकते हो, या इक्वेशन 1 डिवाइडेड, मतलब मैं ऐसा लिख दूँ आपकी सुविधा के लिए, 1/3600 इक्वल टू 5R/36 लिख दूँ, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें तो निकालना ही हमको, सो 1/λ इक्वल टू 21R/100। देखो कैलकुलेशन आपने किया है, जो भी मिस्टेक होगी वो आपकी मिस्टेक होगी, मेरी नहीं।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ, आपका आर से आर पूरा कैंसिल हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। मतलब क्या आ जाएगी, थर्ड लाइन की वेवलेंथ आ जाएगी। थर्ड लाइन की क्या आ जाएगी, वेवलेंथ। और आप बामर की वाकई वेवलेंथ निकालना चाहते हो, देखो ये मैंने मन से डेटा दिया है। आपको अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए कि जब भी बामर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा और उसका इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 पे आया होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगी, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा जो उसके ओरिजिनल डेटा में लिखा हुआ है। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका डेरिवेशन हम बोहर्स मॉडल की हेल्प से सीखेंगे। जब हम आइंस्टीन पढ़ लेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, तब आपको वहाँ समझ में आएगा। तो ये न्यूमेरिकल और ये इसका सॉल्यूशंस लिखना कैसे समझ में आ गया, ये बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में आर क्या है वो आपको बताना है ना, ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है और N1। अभी इसी क्वेश्चन को आप चेंज करते जाओ अलग अलग तरीके से, बामर सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए, पास्टन सीरीज़ के लिए, अलग अलग सीरीज़ के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं। कभी वेवलेंथ पूछेंगे तो कभी वेव नंबर पूछेंगे, दे कैन ऑल्सो आस्क वेव नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरी मिस्टेक क्या हुई, अगेन फिर से देखो, मैंने यहाँ 3600 डायरेक्ट रखा, जबकि इसको किस में रखना है, मीटर में। 3.6 into 10⁻⁷। तो ये आपको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद रखना है। क्लियर है सभी को। आर अगर ये मीटर में ले रहे हो तो आपका आर भी मीटर में होना चाहिए, ठीक है, आर भी किस में होना चाहिए, मीटर में। सो ये पूरा नोट करेंगे और एनसीईआरटी के इस टॉपिक तक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, वेव नंबर पे जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल के प्रॉब्लम सॉल्व करो और एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है।